सो हर खुशी में रंग लाइए एशियन पेंट से। दोस्तों, दुनिया के स्टार्टअप वर्ल्ड में गैराज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन गैराज से स्टार्ट हुई थी। वहीं अगर हम गूगल की बात करें, जिस पे हम दिन भर सर्च करते हैं, वो भी एक गैराज से शुरू हुई कंपनी है। बिल गेट्स से माइक्रोसॉफ्ट को एक गैराज से शुरू किया था और वॉल्ट डिज्नी ने जो पूरा डिज्नी वर्ल्ड एक गैराज से बनाना शुरू किया था। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट के बारे में, जो कि मुंबई में एक गैराज से शुरू हुई थी और 75 रुपए महीने एक किराया देके चला करती थी। और आज इनका दोस्तों मार्केट कैपिटल $20.8 बिलियन का है, जो कि करीब सन फार्मा से, तोशिबा से और ड्यूश बैंक से भी बड़ी कंपनी है आज के डेट में दुनिया की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम काफी ज्यादा डीप डाउन करेंगे एशियन पेंट के पूरे बिजनेस के बारे में, क्योंकि इंडिया में आज के डेट में बहुत ही कम ऐसे प्लेयर हैं जो कि एशियन पेंट के हाथ में भी कोई टक्कर दे सकता है। और इस वीडियो को बनाते समय 50% ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आप जिस दीवार के आगे बैठे हैं वो दीवार भी शायद एशियन पेंट से ही पेंट हुई होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पेंट इंडस्ट्री की बात की शुरुआत करें तो ये साल 1902 में भारत की पेंट इंडस्ट्री शुरू हुई थी। शालीमार पेंट शुरू हुआ था कलकत्ता से। उस समय इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट फॉरेन प्लेयर्स का था, जो कि ब्रिटेन, इजिप्ट, यूएस से आया करते थे और इंडिया में पेंट बेचा करते थे। लेकिन उसी समय दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट भी गांधी जी ने चालू कर दिया था, जिससे कि बाहरी प्लेयर्स को भारत में आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और इंडियन प्लेयर्स को एक मौका मिला कि आप मार्केट में आइए और अपना एक प्रेजेंस बनाने की कोशिश करिए। शालीमार पेंट उस समय एक बड़ा पेंट का इंडिया की कंपनी थी और कुछ फॉरेन बड़े प्लेयर्स थे। तो उस समय दोस्तों कुछ ऐसे प्लेयर्स इंडिया में, 4 ऐसे दोस्तों की कहानी है, वो इंडिया में आगे आते हैं और अपनी एक पेंट का पूरा कैपिटल बिल्ड करते हैं। ये बात दोस्तों उसी समय की है कि एक 26 साल का लड़का चंपकलाल चौकसी मुंबई के गैराज से अपना पेंट का काम करना शुरू करता है अपने 3 दोस्तों के साथ, जिसमें कि एक दोस्त घरों को पेंट किया करता था, एक दोस्त गाड़ियों को पेंट किया करता था और एक दोस्त साइकिल को पेंट किया करता था। तो कुछ ऐसे ही चारों दोस्तों ने मिलकर एक पेंट की कंपनी बनाने की सोची और नाम इन्होंने कुछ नहीं सोचा तो इन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी खोली। जो सबसे अच्छा नाम लगा एशियन, वही नाम इन्होंने चूज कर लिया, जो कि आज के डेट में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। दोस्त चंपकलाल चौकसी ने यहाँ पे पहले मार्केट का एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि 2 तरह की पेंट इंडस्ट्री है। एक डेकोरेटिव मार्केट है, मतलब कंज्यूमर्स अपने घरों में पेंट कराया करते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल पेंट्स मंगाए जाते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल पेंट की तो डिमांड वही थी कि जो सबसे सस्ता पेंट देगा वही पेंट यूज किया जाएगा। तो चंपकलाल चौकसी ये समझ चुके थे कि इस मार्केट में उतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ता हूं, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा कैपिटल बनाया जा सकता है और अगर एक अच्छा ब्रांड बना लिया, सस्टेनेबल ब्रांड बन गया, तो लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। उस समय पेंट की इंडस्ट्री पूरी तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में थी, जो बड़े ब्रांड हुआ करते थे और जो ज्यादा कमीशन दिया करते थे, ये उन्हीं को प्रमोट किया करते थे। तो जब एशियन पेंट में पहला पेंट बनाने के बाद ये गए कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, कोई भी नई कंपनी को मार्केट में नहीं आने देना चाहता है। तो अब यहाँ पे चंपकलाल चौकसी ने अपने कुछ दिमाग लगाया और वो डायरेक्ट गांव की तरफ पहुंच गए और छोटे छोटे डीलर्स से वो जाके मिलने लगे। अब यहाँ पे डीलर्स इतने खुश हुए, वो सोचे कि मैं तो डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहा हूँ। उनके लिए भी एक बहुत प्राइड मूवमेंट था। और सबसे पहले ये जाते हैं सतारा जिले में, जहाँ पे सांगली एक जगह है, वहां पे ये जाके सबसे पहले अपना पेंट का काम करना शुरू करते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे इनको मार्केट में एक्सेप्टेंस मिलने लगता है, क्योंकि इनका पेंट अब इजीली अवेलेबल हो रहा था डीलर्स के थ्रू। और उसी समय दोस्तों पोंगल फेस्टिवल आता है और इनको एक बड़ी मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। उस समय क्या होता था कि जो बुल हुआ करते थे उनके सींग को कलर किया जाता था, तो इन्होंने बिल्कुल अवेलेबल करा दिया थोड़े थोड़े पेंट्स अपने उस पूरे विलेज में, ताकि ये पेंट इनका काफी पॉपुलर हो जाए। इससे बहुत ही मार्वेलस इनको रिजल्ट मिलता है और पूरे एरिया में पेंट की डिमांड बढ़ जाती है। सब कोई एशियन पेंट की डिमांड करने लगता है। अब जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके पास भी जब एशियन पेंट की डिमांड आती है तो वो भी इनके पास आते हैं। ये वही डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो पहले इनके पेंट को कभी अपने मार्केट में लाना ही नहीं चाहते थे, और एशियन पेंट डायरेक्ट यहाँ पे विलेज से लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स तक आई, एकदम अपनी मार्केट को इन्होंने बिल्कुल बदल के रख दिया। और दोस्तों अपने 10 साल के बिजनेस शुरू करने के बाद 1952 तक इनके पास करीब 23 करोड़ का रेवेन्यू शुरू हो चुका था। चंपकलाल चौकसी ने यहाँ पे मार्केट रिसर्च करना बंद नहीं किया था अभी, और उन्होंने देखा कि 2 तरह की मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं। एक डिस्टेंपर्स अवेलेबल है और एक फॉरेन ब्रांड से कुछ प्लास्टिक पेंट इमल्शंस अवेलेबल हैं। डिस्टेंपर्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि कुछ टाइम बाद दीवालों पे से झड़ने लगते थे और लोगों के कपड़े और घर बहुत ज्यादा खराब हो जाया करते थे। और वही प्लास्टिक पेंट इमल्शन जो था वो बिल्कुल प्लास्टिक पेंट जैसा हुआ करता था, एकदम सॉफ्ट हुआ करता था, उससे बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प होती थी घरों में लगाने के बाद। लेकिन दोस्तों वो 5 गुना ज्यादा महंगा हुआ करता था। अब यहाँ पे चंपकलाल चौकसी ने एक अपना ऐसा एशियन पेंट का प्रोडक्ट बनाया कि जो इन दोनों के बीच में था। एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट उन्होंने बनाया कि आम भारतीय उसे यूज कर सके अपने घरों में पेंट करने के लिए।
दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा हेल्प लिया आर.के. लक्ष्मण का, जिन्हें की लेजेंडरी कार्टूनिस्ट भी कहा जाता है इंडिया का। और आर.के. लक्ष्मण ने यहाँ पे अपना गट्टू नाम का एक कैरेक्टर बनाया एशियन पेंट के लिए। दोस्तों ये पहला नया ट्रायल था इनका, जो कि काफी बड़ा सक्सेस साबित हुआ और 1967 तक ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन गई। दोस्तों यहाँ पे कंपनी को यह अंदाजा हो चुका था कि अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अभी हम नहीं पा सकते हैं, तो इन्हें अपने आप को और बेटर बनाना था। अपनी सेल्स, अपनी मार्केटिंग, अपनी टेक्नोलॉजी, हर चीजों में अपने आप को बेटर करना था। तो इन्होंने कुछ बड़ी हायरिंग्स करी। इन्होंने बीजी कुरियन को हायर किया, इन्होंने आनंद को हायर किया, इस तरह से कई बड़े लोगों को हायर किया। बीजी कुरियन बाद में बर्जर पेंट्स को जाके लीड करना चालू करते हैं और आनंद और कुछ बड़े प्लेयर्स इनके बाद में एमडी तक रहे हैं। तो दोस्तों इनको कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला, ये लोग आईआईटीएन और आईआईएम से बुलाए हुए लोग थे। तो ये इसका कंपनी को सबसे ज्यादा हेल्प यहां पे मिला, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम इन्होंने उस समय डेवलप की जब वो इंडिया की नंबर 1 प्लेयर बन चुकी थी। और बहुत सारी कंपनियां तो वहीं पे रुक जाया करती हैं, लेकिन एशियन पेंट को अभी काफी आगे जाना था। साल 1967 से 87 अगले 20 साल इन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया, अपना सप्लाई चेन नेटवर्क बेटर किया, अपना प्रोडक्शन यूनिट और ज्यादा बेहतर किया। अब इसमें सबसे ज्यादा इनको कैपिटल की जरूरत थी, तो 1982 में इन्होंने अपना आईपीओ भी रेस किया और वो पूरे पैसे इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को बेटर बनाने में यूज किया। यहाँ पे अतुल चौकसी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जो कि चंपकलाल चौकसी के बेटे रहते हैं साल 1982 में, और वो यहाँ पे टीम को और एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे यूपी, आंध्र प्रदेश, साउथ में ये अपने आप को काफी ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे अभी कई सारे ट्विस्ट आने बाकी थे और 1997 में जब चंपकलाल चौकसी जी की डेथ होती है तो उनके बेटे अतुल और कंपनी के बाकी प्रमोटर्स में कुछ रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं और अतुल यहाँ पे अपना 9% स्टेक यहाँ पे इनके कंप्यूटर ब्रांड को बेच देते हैं। अब यहाँ पे इनके जो बाकी के प्रमोटर्स बचे थे, शुरुआती 3 दोस्त और बचे थे, उनके हाथ में यहाँ पे कंपनी थी, तो अब इनको कंपनी को आगे लेके जाना था। और दोस्तों इसके बाद कंपनी ने अपने और प्रोसेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चालू किया और कंपनी ने यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल और डेकोरेटिव मार्केट में अपने आप को बिल्ड किया, अपना यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट और बेहतर बनाया, अपने मैनेजर्स को ज्यादा इन्होंने पावर देना चालू किया और यहाँ पे इन्होंने अपना चेन सप्लाई प्रोसेस का बहुत ज्यादा इजी करने की कोशिश की। दोस्तों यहाँ पे अब अगर हम इनको डिटेल में बात करें, इन्होंने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने क्या चेंजेस किए जो कि उस समय इंडिया में कोई सोच भी नहीं सकता था। आइए इस बार उस पर हम अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। साल 1970 में कंपनी ने कुछ बड़े टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए और उन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बाई किया 8 करोड़ रुपए में, और उसके 10 साल बाद यहाँ पे आईआईटी मुंबई और इसरो में कंप्यूटर्स आए थे। ये कंप्यूटर्स इन्होंने अपने डेटा एनालिटिक्स को और फोरकास्ट को समझने के लिए खरीदा था। यहाँ पे कंपनी का प्रोसेस इससे काफी ज्यादा इजी हो गया और 1979 में इन्होंने एक कलर कंप्यूटर बाई किया, जिससे कि इनका जो कलर बनाने का प्रोसेस था वो 4 दिन जहां लगा करते थे वो 4 घंटे पे आके रुक गया। और साल 1999 में इन्होंने अपना सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए अपना एक बेसिक ईआरपी सॉफ्टवेयर बाई किया यूएस की कंपनी से। उस समय इंडिया में ये सब चीजें कोई नहीं कर रहा था अभी, और पहले ये पूरी तरह से अपना मैन्युअली सप्लाई चेन मैनेज किया करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने ईआरपी की मदद से पूरा प्रोसेस अपना 99 में ऑटोमेट कर दिया था। और साल 2008 आते आते इन्होंने रोबोटिक वेयर हाउसेस बनाने चालू कर दिए ताकि मैन पावर बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाए। यहाँ पे इन्होंने अपने रोबोट्स को ईआरपी से जोड़ दिया, जिससे कि ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम अपना वर्क करता जाए। और साल 2010 से 2015 के बीच में इन्होंने जीपीएस इनेबल्ड अपने पूरा सिस्टम बना दिया। जितनी भी ट्रक्स और बाइक्स इनकी जो भी पेंट्स लेके जाया करती थी उन सब में जीपीएस इन्होंने इनेबल कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी ने, आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बाकी सबसे पहले यूज करना चालू किया और इसीलिए आज एशियन पेंट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ पे कंपनी ने डेटा माइनिंग का भी यूज किया ताकि ये अपने कंप्यूटर्स को और अपने कस्टमर के एनालिसिस कर सके। कंपनी ने यहाँ पे अपने आप को क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी शिफ्ट किया। कंपनी ने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, मशीन लर्निंग का यूज किया और ऑटोमेटिक चैटबॉट्स लगाने चालू किए ताकि कस्टमर को डायरेक्टली रिप्लाई कर सके। और होम डेकोर की फैसिलिटी को और बेहतर बनाने के लिए इन्होंने 3D विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने चालू किए ताकि कस्टमर को और बेटर एक्सपीरियंस दिया जा सके। यहाँ पे 1978 के बाद कंपनी ने अपने आप में कुछ चेंजेस किए। इन्होंने अपने आप को बिल्कुल पेंट इंडस्ट्री में एकदम स्टिक रखा और अपने आप को इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चालू किया। तो आइए एक बार हम इनका इंटरनेशनल पूरा समझने की कोशिश करें, कितना बड़ा नेटवर्क है एशियन पेंट्स का। शुरुआत इन्होंने सबसे पहले फिजी में करी थी, जहाँ की एप्को कोटिंग जो कि वहाँ के सबसे पॉपुलर ब्रांड है उसको आज एशियन पेंट ओन करती है। और वहीं टॉबमन्स जो कि चौथी सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ की, उसको भी ये कंपनी ओन किया करती है। और इसके बाद ये अफ्रीकन कंट्रीज में मूव किया और कैडिस्को एशियन पेंट नाम की कंपनी वहां की सबसे लीडिंग कंपनी है, जो कि एशियन पेंट की ही एक कंपनी है। इजिप्ट की स्किप पेंट्स जो कि जॉइंटली ओन्ड है एशियन पेंट के ही द्वारा, ये वहां की सबसे बड़ी कंपनी है।
और अब अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज की, तो इंडोनेशिया में इनका एक बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। और गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बहरीन, ओमान और यूएई में भी ये टॉप लीडिंग ब्रांड्स हैं, वहां पे इनके 3 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और श्रीलंका भी कॉजवे पेंट्स को ये ओन किया करती है कंपनी, और वहां पे भी इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें तो वहां की दूसरी सबसे लीडिंग कंपनी है, और नेपाल में ये सबसे बड़ी कंपनी आज की डेट में है। और अगर हम इंडिया के मार्केट की बात करें तो इंडिया का करीब 50% मार्केट आज की डेट में एशियन पेंट्स का है। तो इतना बड़ा एक्सपेंशन यहाँ पे कंपनी का हो चुका है। अगर हम यहाँ पे इनका इंटरनेशनली रेवेन्यू की बात करें तो इनका एशियन कंट्रीज से 44% रेवेन्यू आया करता है, और करीब 27% रेवेन्यू इनका बहरीन, ओमान और यूएई जैसी कंट्री से आया करता है। अगर हम यहाँ पे इनका डेकोरेटिव पेंट की बात करें तो करीब 83% रेवेन्यू आया करता है। इंटरनेशनल मार्केट से इनका करीब 11.5% के आसपास रेवेन्यू आता है, और 2.5% के आसपास इनका इंडस्ट्रियल कोटिंग से रेवेन्यू आया करता है। तो इस तरह से कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करती है, और साल 2020 का इनका रेवेन्यू $20.8 बिलियन का रहा है। पेंट इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर बनने के बाद एशियन पेंट ने अपने आप को और एस्पेक्ट में ग्रो करने की कोशिश की, और यहाँ पे इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाने का ट्राई किया कि मतलब कस्टमर को अगर अपने घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ों की ज़रूरत हो, चाहे उसे पेंट करवाना हो, चाहे उसे अपना किचन को मॉड्यूलर बनाना हो, चाहे उसे अपने बाथरूम्स और ज़्यादा अच्छे बनवाने हो, उसके टाइल्स बनवाने हो, उसमें सैनिटरी वेयर्स और अच्छे लगवाने हो, फर्नीचर्स चाहिए, होम डेकोर चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए इन्होंने अपना एक इकोसिस्टम बनाया था कि कस्टमर को कहीं और जाना ही ना पड़े। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने स्लिक ग्रुप को एक्वायर किया साल 2013 में। स्लिक ग्रुप का पूरा काम है मॉड्यूलर किचन बनाना, वायर बास्केट, कैबिनेट, अप्लायंसेज, स्मार्ट किचन बनाने का है। और इसके बाद इन्होंने एसएस ग्रुप को एक्वायर किया, जिसके मदद से इन्होंने बाथ फिटिंग के मार्केट में अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करी। दोस्तों इसके बाद कंपनी ने अपने आप को फर्नीचर के मार्केट में एक्सपेंड किया, और होम डेकोर के मार्केट में भी ये एंटर हुए, और होम डेकोर की ये सर्विसेज इन्होंने देना चालू किया। अब दोस्तों इन पूरे मार्केट को ये 3 तरह के अपने ब्रांड से कवर करते हैं, निलाया, रॉयल और एडोर। इन सब की मदद से ये फर्नीचर्स, होम डेकोर की चीजें लोगों के पास पहुंचाया करते हैं। दोस्तों इकोसिस्टम बनाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि कस्टमर आपके ही प्रोडक्ट में घूमता रह जाएगा और उसी को बाई करेगा, और आपके कंप्यूटर के पास उसको जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए कंपनियां यहाँ पे इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करती हैं। इकोसिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल हमने एयरटेल में देखा है कि कैसे एयरटेल ने अपना पूरा एक जियो के सामने इकोसिस्टम बना के रख दिया। अब अगर हम इनके फ्यूचर की बात करें तो एशियन पेंट का हमेशा से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहा है। ये फ्यूचर को पहले ही एज्यूम कर लेते हैं और उसके 10 साल पहले से ही उसकी तैयारी किया करते हैं। तो यहाँ पे इनको फ्यूचर में 2 तरह की इंडस्ट्रीज ग्रो होती दिख रही है। एक या तो डू इट योरसेल्फ वाली अप्रोच होगी कि लोग घरों पे पेंट ले जाएंगे और खुद से पेंट कर लिया करेंगे, या तो फिर सर्विस मॉडल और ज्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब लोग लेबर्स हायर करके उनसे पूरा अपना घर पेंट कराएंगे। क्योंकि दोस्तों ये 2 चीजों को ग्रो करने का पीछे एक रीजन है कि अगर हम 1980 में बात करें तो अगर आपका पूरे घर का पेंट कराने का अगर 1000 रुपए लगता था तो उसमें जो लेबर की कॉस्ट आती थी वो उसके सिर्फ 10% होती थी, मतलब करीब 100 रुपए लगती थी। लेकिन दोस्तों ये हर साल करीब 10% के ग्रोथ रेट से बढ़ता गया यहाँ पे लेबर कॉस्ट, और पेंट का कॉस्ट करीब 3-4% ही बढ़ा है हर साल। तो दोस्तों आगे आने वाले 10 से 15 सालों में जितना आपका पेंट का कॉस्ट होगा उतना ही ज्यादा आपका लेबर का भी कॉस्ट होने वाला है। तो या तो लोग खुद से या तो पेंट करना चालू करेंगे, या तो लोग लेबर हायर करेंगे। तो कंपनी इस अप्रोच को पहले ही समझ चुकी है, और उन्होंने अपने अलग अलग जगहों पे अपने स्टोर्स खोलने चालू कर दिए हैं। अब दोस्तों इस इंडस्ट्री को इन्होंने फ्यूचर की कैटर करने के लिए मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता में अपना एक्सपीरियंस स्टोर खोल के रख दिया है, और 450 से ज्यादा पूरे देश में इन्होंने कलर स्टोर, आइडिया के स्टोर अपने खोल दिए हैं, ताकि जाए वहां से लोग कलर सेलेक्ट कर सकें। दोस्तों ये करीब 20 से 25 हजार प्रोजेक्ट लोगों के घरों में लेबर्स पहुंचा के डिलीवरी किया करते हैं। और अगर हम आने वाले टाइम में बात करें तो ये इस इंडस्ट्री को और आगे ले जाना चाहते हैं, मतलब ये पूरी पेंट इंडस्ट्री को बिल्कुल एकदम सर्विस में बदलना चाहते हैं कि जैसा कस्टमर की डिमांड हो ये अपने लेबर भेज के बिल्कुल वैसा ही पेंट करवा दें। और इसीलिए कंपनी यहाँ पे अलग अलग इंडिया भर में स्टोर्स खोलती जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने कलर कंसल्टेंसी भी देना चालू कर दिया लोगों के घरों पे। एशियन पेंट ने शुरुआत से ही अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाया है। हमेशा इनके इन्वेस्टर जितना प्रॉफिट सोचते थे, एशियन पेंट ने उससे भी ज्यादा इनको प्रॉफिट दिया है। अगर हम साल 1985 की बात करें तो इनका मार्केट कैपिटल करीब 100 करोड़ का था, और साल 2000 में ये बढ़ के 1000 करोड़ हो गया। साल 2012 में ये बढ़ के करीब 10,000 करोड़ हो गया, और साल 2020 में ये 20,000 करोड़ की कंपनी हो गई। दोस्तों अगर हम बात करें कि पिछले 22 सालों के अंदर ये कंपनी 27% CAGR से बढ़ती गई है। वहीं अगर हम सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी की बात करें तो ये खाली 12.5% का इनका ग्रोथ था। तो दोस्तों अगर साल 1999 में 1 लाख रुपए एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिल चुके होते इस कंपनी से।
और अगर हम इनका फाइनली अगर कंप्यूटर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो एशियन पेंट का आज के डेट में 39% मार्केट शेयर है, और वहीं इनका जो सबसे पहला कंप्यूटर है उसका मार्केट शेयर करीब 12-13% के आसपास है। मतलब अगर हम इनके टॉप 3 कंप्यूटर्स को भी एक साथ जोड़ दे तो वो एशियन पेंट के बराबर नहीं पहुंचते इंडिया के मार्केट में। तो ये है ब्यूटी इस कंपनी की। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि इन्होंने एक बैरियर क्रिएट कर दिया अपने मार्केट में ताकि इनका कोई कंप्यूटर इनके आसपास तक भी ना आ पाए। तो यहाँ पे अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो कुछ पॉइंट से कंपनी ने यहाँ पे बैरियर क्रिएट किया। सबसे पहला, इन्होंने एक इनोवेशन अपना मेंटेन रखा। जब से कंपनी बनी तब से हमने बात किया कि कंपनी अपनी चीजों को इनोवेट करती गई। इन्होंने डिस्टेंपर और इमल्शन मिला के इन्होंने अपना पूरा एक नया पेंट बनाया जो कि लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो। तो इस तरह से कंपनी लगातार इनोवेट करती गई अपने प्रोडक्ट्स में। दूसरा सबसे बड़ी चीज, इन्होंने अपनी ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन की और एक आम आदमी की पहुंच तक ये कंपनी पहुंच गई। अगर हम यहाँ पे सबसे बड़ी बात करें तो इन्होंने आर.के. लक्ष्मण को अपॉइंट किया था, जिन्हें कॉमन मैन भी कहा जाता है, और उसका अप्रोच यही था कंपनी का कि एक आम आदमी के पहुंच तक ये कंपनी पहुंच जाए और एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन बन के मार्केट में आए। तो जिस समय इनके कंप्यूटर इस मार्केट को सोच रहे थे उस समय ये कंपनी आम आदमी तक पहुंच गई थी और इन्होंने अपनी ब्रांड लॉयल्टी लोगों के दिलो दिमाग तक अपने बना के रखी। इसलिए इस कंपनी का आज के डेट में 39% से ज्यादा मार्केट शेयर है। और वहीं कंपनी ने अपना आर्किटेक्चर बहुत अच्छा मेंटेन किया। मतलब उस समय जब कोई टेक्नोलॉजी के बारे में भारत में सोच नहीं रहा था उस समय कंपनी टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट कर रही थी। जब 1980 के आसपास इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स नहीं आए थे तो कंपनी वहां पे सुपर कंप्यूटर्स पे काम कर रही थी, क्योंकि कंपनी 20 साल आगे का अप्रोच रख के चल रही थी। अब अगर आज की हम बात करें तो कंपनी ये होम सर्विसेज पे अब ध्यान दे रही है। तो ये आज से 10-20 साल बाद वाली अप्रोच है कंपनी की। तो 20 साल बाद भी ये कंपनी हमेशा आपको टॉप पे ही दिखाएगी, क्योंकि इनका अप्रोच हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहा है। इनके कंप्यूटर से पहले ये सोच लेते हैं लोगों को क्या चाहिए आने वाले टाइम में। अब अगर हम फाइनली बात करें दोस्तों कि इन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पूरे इंडिया में एक्सपेंड किया है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि इंडिया और एशिया में ये सबसे बड़े प्लेयर इसीलिए बने क्योंकि इनके कंप्यूटर्स इनके आगे कभी जा ही ना पाए। इन्होंने इस तरह से अपने आप को पूरे दुनिया के मार्केट में प्रोजेक्ट करके रख दिया है। और दोस्तों उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पड़ी कि इन्होंने अपना कैपिटल एलोकेशन बहुत अच्छा रखा। मतलब कितना पैसा कहां पे खर्च करना है कंपनी ने ये हमेशा मेंटेन रखा। कंपनी में कभी भी पैसे की कमी नहीं आई। साल 1982 में इन्होंने अपने आईपीओ लॉन्च किया क्योंकि कंपनी को वहां पे पैसे की जरूरत थी। कंपनी ने अपने 220 से ज्यादा साइंटिस्ट यहां पे रखे हैं जो कि इन पे रेगुलर रिसर्च किया करते हैं फ्यूचर में क्या अप्रोच होने वाला है। तो कंपनी रिसर्च और इनोवेशन पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है, अपने प्रोडक्शन को और बेहतर बनाती है, और उसके बाद ये सेल्स के भी पर्सन बहुत अच्छे रखा करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का हर चीजें एलोकेटेड है, कितना पैसा कहां पे खर्च करना है। इसीलिए कंपनी हमेशा अपने कंप्यूटर से आगे रही और आज की डेट में ये इनके कोई भी कंप्यूटर्स इनके आसपास भी नहीं दिखाई देते हैं इसीलिए। और दोस्तों अपने इन्हीं अप्रोच की वजह से एशियन पेंट आज की डेट में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, वहीं एशिया की ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया की ये 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इनके 70,000 से ज्यादा डीलर्स इंडिया में हैं और इस कंपनी में आज 7,500 से ज्यादा एम्प्लॉय काम किया करते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा हिस्ट्री और बिजनेस मॉडल एशियन पेंट्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपने मतलब पूरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझा है। आप मार्केट की एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप भी अपने बिजनेस में ये अप्रोच जरूर लगाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और कमेंट पे आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख के बताइए इस कंपनी के साथ।